Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी महामूर्खता के कारण पूरे साउथ एशिया को, खाड़ी देशों को और पूरी दुनिया की शांति में खलल पैदा कर दिया है, स्थायित्व को लेकर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इजराइल ने ये सोचकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया कि वो सारे परमाणु ठिकाने नेस्तनाबूद कर देगा, तबाह कर देगा, पहले से कमज़ोर ईरान को और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा, उसकी टॉप लेवल की लीडरशिप को मारकर वो जनता में सड़क पर आने का उत्साह पैदा करेगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी सरकार सत्ता में आ जाएगी जो परमाणु हथियार बनाने से तौबा कर लेगी, अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ समझौता कर लेगी। लेकिन इसमें क्या कोई भी पॉइंट सफल अभी तक साबित हुआ? परमाणु ठिकाने वैसे के वैसे हैं। कुछ ठिकानों को तो वो छू भी नहीं पाया इजराइल। कुछ पहाड़ियों के नीचे हैं, कुछ ज़मीन में 800 फीट नीचे हैं। ईरान ने 14 जगह पर अपना परमाणु कार्यक्रम फैला कर रखा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और बिना अमेरिका की आधुनिक तकनीक के इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकता। और अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ऐसी तकनीक इजराइल को नहीं देने वाले जब तक कि ईरान हमारे किसी सैनिक पर, हमारे किसी सैन्य ठिकाने पर जो खाड़ी देश में 14-15 जगह है वहाँ हमला नहीं करता। और ईरान ऐसा कोई हमला करने की मूर्खता नहीं करेगा जैसी मूर्खता नेतन्याहू ने की। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कल्पना इजराइल कर रहा था तो ये बड़ी नासमझी थी। 1953 में CIA ने ईरान के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक़ होते थे उनको हटाया था ये सोचकर कि सत्ता परिवर्तन होगा, उसमें वो कामयाब नहीं रहा था। अब हुआ ये है कि जिस ढंग से इजराइल ने सैन्य ठिकानों के अलावा आम नागरिकों की भी हत्या की है, बम फेंके हैं, तो आम जनता में बड़ा गुस्सा है। ईरान की आम जनता में, वो जनता जो ईरान की सत्ता का विरोधी थी, वो जनता जो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहती थी, वो भी अब इसी सत्ता के साथ हो गई है। देशभक्ति का ज्वार पैदा हो गया है और ईरान पर इजराइल का ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बात है कि ईरान में भी कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि परमाणु हथियार के कार्यक्रम से ईरान दूरी बना ले। आखिर अमेरिका भी लालच दे रहा था कि बदले में पॉलिटिकल फ़ायदा होगा ईरान को, आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे, ईरान को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जिस ढंग से ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने की कोशिश इजराइल ने की, उससे ऐसे बहुत सारे लोगों को लगा है, ईरान के लोगों को जो परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, कि परमाणु हथियार तो होना ही चाहिए। परमाणु हथियार अगर होता तो इजराइल ये हिम्मत नहीं कर पाता। परमाणु हथियार होता तो वो डेटरेंट का काम करता। अब एक बड़ा वर्ग ईरान में ऐसा भी पैदा हो गया है जो ये कहता है कि ईरान भले ही परमाणु हथियार का उत्पादन नहीं करे, लेकिन वो परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता से भली-भांति वाकिफ़ हो और क्षमता हासिल कर ले। इस स्थिति में ईरान को पहुंच जाना चाहिए। ईरान उसके करीब-करीब पहुंच चुका है। टेक्निकली वो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखता है। बस उसको न्यूक्लियर वॉरहेड पर चढ़ाना और उसको ठिकाने तक पहुंचाना, ये सारे परीक्षण करने बाकी हैं। तो अब ऐसे में कुछ बड़े सवाल उठते हैं कि खाड़ी देशों का रवैया देख लेते हैं। खाड़ी देश भी अब रियाद जैसा देश
जो कि ईरान का धुर विरोधी हुआ करता था, वो इस बार ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है और वो इज़राइल के हमलों से तंग आ चुका है। जॉर्डन ने भी इज़राइल का उस तरह साथ नहीं दिया, पहले जो साथ दे रहा था। रियाद ने तो इस्लामिक भाई, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री ईरान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को फ़ोन किया है और कहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है और वो इज़राइल के खिलाफ ईरान की मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है कि वो लंबे समय तक इज़राइल से युद्ध में नहीं उलझ सकता। लेकिन उसका काम इज़राइल को हराने का नहीं है, मकसद हराने का नहीं है। वो सिर्फ़ इज़राइल को चोट पहुँचाना चाहता है, आर्थिक क्षति उसकी भी करना चाहता है कि भई हम भुगत रहे हैं तो हम चाहते हैं कि तुम भी भुगतो, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन थोड़ा बहुत तुमको भी ले डूबेंगे। और नेतन्याहू को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ईरान के पास आधुनिक हथियार नहीं है, ईरान आर्थिक रूप से कमज़ोर देश है, टॉप लीडरशिप उसकी मारी जा चुकी है, उसको भयंकर सेटअप लगा है। ऐसे में ईरान क्या करेगा? ऐसे में लोग कह रहे हैं कि ईरान पर्दे के पीछे चुपके-चुपके ट्रंप के साथ फिर एक व्यावहारिक डील कर सकता है या उसकी शुरुआत कर सकता है कि हम आपके साथ परमाणु हथियारों को लेकर डील करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप नेतन्याहू को बकवास करने नहीं दें। उससे कहें कि शट अप नेतन्याहू, आप खामोश बैठिए, अपने इज़राइल तक सीमित रहिए। अब ये जो संधि किस तरह की हो सकती है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यूरोप के देशों का रुख। यूरोप के देश मोटे तौर पर इज़राइल का साथ देते रहे हैं। इस बार भी वो मौखिक रूप से साथ दे रहे हैं, लेकिन वो दिल से साथ नहीं है। वो भी आजिज़ आ चुके हैं नेतन्याहू की लगातार हो रही बेवकूफ़ियों का। और वो ऐसा युद्ध जिसको उन्होंने इनवाइट नहीं किया, जो वो चाहते नहीं हैं, जिस ऐसा 2 देशों के बीच का युद्ध जिससे यूरोपियन यूनियन का कोई लेना-देना नहीं है, तो ऐसे में वो इज़राइल के साथ खड़े होते दिखना भी नहीं चाहते। ये भी नेतन्याहू के लिए एक झटके की बात हो सकती है। एक और बात है कि यूरोपियन यूनियन को अच्छी तरह पता है कि भले ही नेतन्याहू इज़राइल में हो या आयतुल्लाह खमेनी ईरान में हो, दोनों की पॉपुलर सरकारें नहीं हैं, जनता की रुचिकर की सरकारें नहीं हैं, जनता दोनों जगह अपने सत्तारूढ़ पार्टियों से नाराज़ है। तो ऐसे में भी यूरोपियन यूनियन 2 कदम की दूरी बनाकर रखेगा, ऐसी बहुत कुछ संभावना व्यक्त की जा रही है। भारत का रोल अलग हो सकता है। भारत ने हालाँकि पल्ला झाड़ लिया है ये कह के ईरान भी हमारा दोस्त है, इज़राइल भी हमारा दोस्त है, तो क्या करें? तो क्या दोनों दोस्त आपस में लड़ते रहें और तीसरा दोस्त बाहर बैठ के देखता रहे? भारत चाहे तो उसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत की बहुत सुनते हैं, मोदी को बहुत मानते हैं। लेकिन मोदी अपनी तरफ से कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शायद वो चाहते हैं कि ग्रुप 7 के देशों में इस पर चर्चा हो और ग्रुप 7 के देश मोदी से आग्रह करें कि आप बीच में आइए। ट्रंप अपना स्वर थोड़ा-सा नरम करें और मोदी से आग्रह करें। अब ट्रंप अगर पुतिन से कह सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि पुतिन मध्यस्थता कर ले, वो पुतिन जो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, तो क्या ट्रंप मोदी से ये बात नहीं कह सकते? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। चीन की जहाँ तक बात है, चीन भारत-पाकिस्तान में जो 88 घंटे का युद्ध हुआ, दूर से मज़े लेता रहा, अपने हथियारों को आज़माता रहा, अपने हथियारों का जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनका शेयर बाज़ार में शेयर बढ़ाता रहा। यही भूमिका उसकी यहाँ भी रहने वाली है और वो दूर से मज़े ले रहा है। हालाँकि एससीओ जो शंघाई कॉर्पोरेशन की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, चीन जिसकी इस समय सदारत कर रहा है, उसने पुरज़ोर शब्दों में इज़राइल के हमले का विरोध किया है। तो कुल मिलाकर अब ये स्थिति यह है कि ईरान में भी बड़े वर्ग को लगता है कि परमाणु हथियार नहीं हो तो ईरान के लिए रिस्क कम है, परमाणु हथियार अगर हो तो ईरान के लिए रिस्क ज़्यादा है।
ये भी अपने आप में एक दिलचस्प थ्योरी है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।